हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट में ही क्लियर कट मेंशन किया गया है कुछ इम्पॉर्टेंट तस्वीरें। यहाँ पे पंजाब में अमृतसर में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 21 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो गए हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। उनकी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। कल के दिन 10th और 12th के सीबीएसई के बोर्ड के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए। तो कौन आगे हैं, बॉयज़ आगे हैं कि गर्ल्स आगे हैं, और कितने % इनको सिक्योर किए, कौन से स्टेट आगे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स में। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया यूएस के ऊपर टैरिफ इम्पोज करने वाला है। इंडिया ने वार्न किया है किसको, WTO को, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों इम्पोज करने वाला है, कैसे इम्पोज करेंगे और किस लिए इम्पोज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर वो आर्टिकल है, तो उसको भी हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे केस है, उस केस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोलाची सेक्सुअल असॉल्ट केस है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें 9 एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई है। ओके, नाउ देखिए, ओपिनियन सेक्शन में जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज़ व्हाट वॉर हिस्टेरिया हाइड्स, विच इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रैक्शन, डिसइंफॉर्मेशन और डेथ्स। तो ये 3 जो डी है, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे important articles को। इंडिया रीअसर्ट्स स्टैंड ऑन कश्मीर आफ्टर यूएस क्लेम्स। देखिए, यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी ने वो स्टेटमेंट दिए हैं, और MEA की तरफ से क्या रिस्पांस आया है ये यहाँ पे दिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि यूएस ब्रोक्ड इंडियाज पाकिस्तान सीज फायर, मतलब यूएस का इसमें हाथ है। यहाँ पे MEA का रिस्पांस इसको लेके क्या आया है, एग्रीमेंट डायरेक्टली वाया DGMOs, इट वॉज रिक्वेस्टेड बाई पाक ड्यू टू इफेक्टिव इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया गया MEA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, कि जो एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों कंट्री के बीच में हुआ है, किसी भी थर्ड कंट्री का यहाँ पे हाथ नहीं है। डायरेक्टली बात किया गया DGMO, मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस 2 दिन से बताते आ रहा हूँ कि DGMO क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये पाकिस्तान के तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि यहाँ पे मिलिट्री जो एक्शंस हो रहे हैं उनको स्टॉप किया जाए और एक यहाँ पे हाई लेवल की बातचीत की जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ अवर्टेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला कि यूएस ने अवर्ट किया है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो यहाँ पे रिस्पांस क्या आया है, मिलिट्री एक्शन इन कन्वेंशनल डोमेन्स ओनली। ओके, तीसरा, थ्रेटेंड टू स्टॉप ट्रेड। देखिए, बातचीत तो हुई है लेकिन कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है ट्रेड को लेके विथ यूएस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, इन्होंने कहा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि अगर आप लोगों ने वॉर नहीं रोका, टेंशन जो बढ़ रहे हैं उसको अगर आप लोगों ने कम नहीं किया, तो हम दोनों कंट्री के साथ ट्रेड बंद कर देंगे। बट ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोग MEA का रिस्पांस देख सकते हैं। विल मीडिएट ऑन कश्मीर, इनका चौथा स्टेटमेंट था, विल मीडिएट ऑन कश्मीर। तो इंडिया ने कहा है कि जो कश्मीर के ऊपर जो भी बातचीत होगी दोनों कंट्री के द्वारा ही होगी, कोई भी तीसरा यहाँ पे इसके अंदर नहीं आएगा। तो टॉक्स विल बी बायलेटरल एंड टॉपिक्स विल बी POK रिटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उन्होंने जो कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर को ज़बरदस्ती, वो रिटर्न टॉपिक यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। पांचवा, दैट इज़ हाइपेनेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया के जो MEA है उनका रिस्पांस आया है, देयर इज़ नो हाइपेनेशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टैंड विथ इंडिया ऑन टेररिज्म। ठीक है, तो टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टैंड कर रही है विथ इंडिया। 6th यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप जी का, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान टू टॉक एट न्यूट्रल वेन्यू। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी डिस्कशन प्लान नहीं किया गया है। तो ये सारे रिस्पॉन्सेस आप देख सकते हैं यहाँ पे MEA के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है, प्राइम मिनिस्टर विजिट्स
एडमपुर एयरबेस लॉर्ड्स द ट्रूप्स फॉर कंडक्टिंग ऑपरेशन सिंदूर। देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये विजिट किए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एडमपुर एयरबेस में, जो कि कहाँ पे है, पंजाब में। और दिस एयरबेस इज जस्ट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर। तो यू कैन सी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए कब, ट्यूसडे के दिन, और इन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इट हैड ड्रॉन अ क्लियर लक्ष्मण रेखा फॉर पाकिस्तान विथ रिगार्ड्स टू इट्स स्पॉन्सरशिप फॉर टेररिज्म। एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने यहाँ से स्पीच दिया, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। देखिए टॉप लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट हैं वो एनकाउंटर्ड में मारे गए हैं, 3 किल्ड, मतलब 3 टेररिस्ट को यहाँ पे मारा गया है। देखिए कहीं से खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें इंफॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेररिस्ट बहुत हैवी अमाउंट ऑफ आर्म्ड और एमुनेशंस के साथ छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए सर्च ऑपरेशन ऑन है। सर्च ऑपरेशन टर्न्ड इनटू एन एनकाउंटर आफ्टर टेररिस्ट फायर एट सिक्योरिटी पर्सनल्स। ठीक है, तो टेररिस्ट ने यहाँ पे पहले सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर फायर किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से रिटालिएटरी, मतलब कि जो फायर का जवाब है फायर से दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी एक दूसरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि कौन सा ऑपरेशन अभी रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन यहाँ पे इंडिया चला रहा है टेररिस्ट के खिलाफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। जो पोलाची सेक्सुअल असॉल्ट केस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। इन सारे एक्यूज़ को यहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई है। ओके, तो इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल यहाँ पे इकोलॉजी इज़ द वर्ल्ड परमानेंट इकोनॉमी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आज के डेट में। देखिए इकोलॉजी को लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ आज के डेट में सभी को क्या चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए। सभी को कंफर्ट चाहिए, अपनी चीज़ें ज़्यादा दिखने लगी हैं सभी को, और उसी चीज़ की वजह से आप देखेंगे कि जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो ये आर्टिकल पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप पूरे एडिटोरियल को पढ़ें तो बहुत ईजी वर्ड में यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द फ्रेज इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी मेड पॉपुलर बाय इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदर लाल बहुगुणा is much more than a slogan. It is a profound reminder for foundational truth that human prosperity is inextricably linked to ecological health. Okay, so it is very important कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन की जो प्रॉस्पैरिटी है it is inextricably linked to ecological health. Okay, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन जो इकोलॉजी है उससे लिंक्ड है। ओके, लिंक्ड है। इट इज़ ट्रू दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी विदाउट कंजर्विंग देम आर इम्पॉसिबल। यहाँ पे ऑथर ने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके हम नहीं ले सकते हैं, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है विदाउट कंजर्विंग देम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ये यहाँ पे ऑथर भी इस चीज़ को समझते हैं। बट एट द सेम टाइम जो हम आज के डेट में खुद को कंफर्ट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे इग्नोर करना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे, हमें आगे जैसे जैसे आप लोगों को बताता जाऊँगा, ऑथर ये सारी चीज़ों को बताते हैं। एज वी फेस सीरियस चैलेंज सच एज क्लाइमेट चेंज and the rapid loss of biodiversity, we must ask ourselves whether we have truly understood or embraced these ideas. ठीक है, तो हमें यहाँ से खुद को एक सवाल पूछना होगा कि क्या हमने अपने चीज़ों को सही तरीके से समझा है कि नहीं समझा है। Understanding nature's complexity is at the heart of science. In this pursuit, humans have made tremendous efforts through observation, experimentation, and modeling, as this understanding is critical for addressing environmental challenges such as climate change and for informing sustainable practices. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी जो ह्यूमन बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं उसकी वजह से आप देखेंगे नेचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस चीज़ का पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज आप देख रहे होंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये क्यों हो रहा हो ये ऑल वी नो वेरी वेल, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। वाइल दीज साइंटिफिक डिस्कशन आर वैल्यूएबल, देयर इज़ an even more urgent and fundamental truth we need to focus on. Ecology is real economy.
आर सर्वाइवल, सिक्योरिटी, प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, तो देखिए इकोलॉजी के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारी प्रोग्रेस डिपेंड करती हैं, हमारी सिक्योरिटी डिपेंड करता है, हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है। अगर हम इकोलॉजी को नष्ट करते हैं, ठीक है, इकोलॉजी को अगर हम नष्ट करते हैं तो हाउ डू वी टेक ऑक्सीजन, हम कैसे जीवित रहेंगे, हमारा सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इकोलॉजी पे। तो जो इकोलॉजी है ये हमारा क्या है, रियल इकोनॉमी है। ये यहाँ पे जो ऑथर में आर्टिकल में ऑथर ने सारी चीज़ें पिन पॉइंट की हैं। इन सिंपल टर्म दिस माइट बी द क्लियरेस्ट वे टू डिफाइन सस्टेनेबिलिटी, फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विदाउट दिस बैलेंस नाइदर द इन्वायरमेंट नॉर द इकोनॉमी कैन थ्राइव इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बिना हम कोई भी चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते हैं, ना ही इन्वायरमेंट को, ना ही यहाँ पे जो आपका इकोनॉमी है उसको। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। अगर हमें अपने कुछ कंफर्ट अगर हम कम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, डिस्पाइट बीइंग द पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, ह्यूमन एवोल्यूशन थ्रू द कोर्स ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ लेड टू ग्रोइंग डिसकनेक्शन फ्रॉम nature. This disconnection with nature has been identified as a reason for ongoing biodiversity loss. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिसकनेक्शन हमें नेचर के साथ देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ह्यूमन का धीरे धीरे यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है, ह्यूमन उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अ नोमैडिक लाइफस्टाइल कंपेल्ड इंडिविजुअल टू रिलाई ऑन एंड एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्स स्लोली फॉर दियर बेसिक डे टू डे सर्वाइवल नीड्स। ठीक है, तो जो हमारे आप ह्यूमन हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो जो पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे, जो नोमैडिक लाइफस्टाइल जिया करते थे, वो बहुत ज़्यादा फोर्स्ड थे। मतलब कि उनके पास अगर चीज़ें होती तो वो वैसा नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेचर के ऊपर डिपेंड थे, बहुत ज़्यादा नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। डेली जो उनके खुद की जो डेली नीड्स होती थी, उन नीड्स को वो पूरा करते थे, बाकी उनको नेचर को एक्सप्लॉइट करने से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो अपनी नीड को पाने के लिए, अपनी नीड को पाने के लिए कर रहे थे, और वो डे टू डे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। ओवर टाइम दिस individual centric resource use evolved into collective consumption aimed at meeting the needs of growing community. As human society expanded and organized themselves into nation, this demand scaled further to cater the needs of entire countries. Eventually, this progression gave rise to global competition where nations began to exploit nature not only to satisfy present demands but also to secure resource for the future development. देखिए ये सारी चीज़ें जो नोमैडिक लाइफस्टाइल में जो चीज़ें शुरुआत हुई थी, मतलब कि नेचुरल का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो स्टार्ट हुआ, वहाँ से वो अपनी जो नीड को पूरा करने में वो धीरे धीरे क्या करता गया, बढ़ता चला गया, एक एज अ कलेक्टिव कंजप्शन के तौर पे। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती चली गई। और जो यहाँ पे चीज़ें आज की डेट में आप देखेंगे कि ग्लोबली एक कंपटीशन है, जहाँ पे जो नेशन है ना ही केवल सिर्फ नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने प्रेजेंट डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, बल्कि यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट के जो रिसोर्सेज है उसको सिक्योर करने के लिए भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अनलाइक ह्यूमन, नो अदर स्पीसीज इन एनिमल किंगडम एग्जिबिट दिस पैटर्न ऑफ लार्ज स्केल एंटिसिपेटरी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ह्यूमन की तरह नहीं, मतलब कि कोई ह्यूमन को छोड़ दे तो कोई अदर स्पीसीज यहाँ पे नेचर में नहीं है कि जो हमारे नेचर की जो चीज़ें हैं, इकोलॉजिकल चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करें। अदर एनिमल लिव्स इन हार्मोनी विद द एनवायरमेंट्स, टेकिंग ओनली व्हाट दे नीड टू बी इमीडिएट सर्वाइवल विदाउट डिस्टर्बिंग द लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ द इकोलॉजी दे इनहिबिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन को अगर आप छोड़ दें तो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा एनिमल नहीं है। देखिए मानव ही सबसे बड़ा एनिमल है, लेकिन अगर आप ह्यूमन को छोड़ दें तो कोई एनिमल ऐसा नहीं है कि जो नेचर को एक्सप्लॉइट करता है। वो नेचर में रहना पसंद करते हैं, नेचर को यहाँ पे बहुत अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल में बताई है। द एवर इंटेंसिफाइंग साइकिल ऑफ ह्यूमन कंजप्शन एंड ग्लोबल कंपटीशन हैज प्लेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन ऑन प्लैनेट्स इकोसिस्टम एंड सिग्निफिकेंटली एक्सलरेट द पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, तो आप देखेंगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती जा रही है। ओके, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि जो हमारे जो क्लाइमेट जो धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, वो किस लिए चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। और ये जो हाथ है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ किसका है?
ये इंसान का है, क्योंकि हम अपने जो कंफर्ट और नीड्स हैं उसको यहाँ पे देख रहे हैं, साथ ही साथ फ्यूचर को भी लेके चल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज एंड चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न of biological diversity are not new for the planet Earth. However, the rate at which it is now occurring is detrimental to the planet biological diversity, including people, due to past unsustainable development activities by the human. Therefore, the change we need must come within. तो यहाँ पे देखिए, जो हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे अगर हमें इन सारी चीज़ों को रोकना है। तो अगर हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होगा और इकोलॉजी को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ओपिनियन सेक्शन पे मूव करते हैं। व्हाट वॉर हिस्टीरिया हाइट्स डेथ डिस्ट्रक्शन डिसइंफॉर्मेशन एंड एक्सेट्रा। देखिए, ये जो न्यूज़ है ये मिलिट्री एक्सकलेशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद से अगर आप देखें तो ये डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे जो डाटाज हैं वो सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, इनको हम डिस्कस करेंगे चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4 के हिसाब से। चार्ट 1 में आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है लास्ट 5 ईयर में ऑन गूगल के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो वॉर लड़ाई एक ऐसा शब्द है जहाँ पे पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो गूगल पे इसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर को, उसके बाद पाकिस्तान को, ड्रोन, ब्लैकआउट, अभी आप लोग देख रहे होंगे ब्लैकआउट हो रहे हैं, ब्लैकआउट मेजर्स अपनाए जा रहे हैं जो भी बॉर्डर्स के डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे। ओके, तो ब्लैकआउट भी सर्च किया गया है, मिलिट्री भी सर्च किया गया है। तो ये पिछले 5 सालों के कुछ डाटा है हमारे पास। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं पिछले 5 सालों में ये सारी चीज़ें सर्च की गई हैं। और ये जो है, ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये सर्च की गई हैं 2020 में। ठीक है, ये जो सर्च की गई थी 2020 में, लेकिन 2025 में अगर आप देखें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च होने लगी। ठीक है, 2020 मई में आप देखेंगे तो उस टाइम पे वॉर को इतना सर्च नहीं किया जाता था, पाकिस्तान को नहीं, ना ही ब्लैकआउट को, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च होने लगी हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। मिलिट्री को भी अभी सर्च ज़्यादा करने लगे हैं, ड्रोन्स में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है लोगों की। ठीक है, न्यूक्लियर्स में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं पिछले 5 सालों के डाटा है हमारे पास कि कौन से चीज़ों को सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च किया गया है। मूविंग ऑन टू द चार्ट 2, इंडियाज डिफेंस पर्सनल किल्ड एंड वुंडेड इन सिलेक्ट वॉर्स एंड मेजर ऑपरेशंस। अब तक हमने यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे वॉर्स लड़े हैं, चाहे वो चाइना के खिलाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो ऑपरेशंस हुए थे 1947 से 1948 में, इसमें हमारे 1104 सोल्जर शहीद हुए, साथ ही साथ 3152 लोग यहाँ सोल्जर्स जो हैं वो घायल हुए। ओके, इंडो चाइना जो वॉर 1962 में हुआ, इसमें हमारे 3250 सोल्जर शहीद हुए और 548 सोल्जर हमारे घायल हो गए। इंडो पाक वॉर जो कि 1965 में हुआ, इसमें 3264 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए, 8623 सोल्जर इसमें घायल हुए। इंडो पाक वॉर जो कि एक बांग्लादेश के लिए लिबरेशन वॉर था, जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुआ था 1971 में, इसमें हमारे 3843 सोल्जर्स शहीद हो गए और 9851 सोल्जर्स यहाँ पे चोटिल हुए। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे श्रीलंका में एक ऑपरेशन पवन चलाया गया था जिसमें हमारे 1157 सोल्जर्स शहीद हो गए और 3009 सोल्जर्स यहाँ पे घायल हुए थे। कारगिल की जो युद्ध हुई थी, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, इसमें हमारे 524 सोल्जर शहीद हुए थे और 1363 सोल्जर्स हमारे घायल हुए। तो आप देखेंगे कि वॉर कभी भी आसान नहीं होता है, हमें भी लॉस होता है, साथ ही साथ जो जिससे हम लड़ रहे हैं उनको भी लॉस होता है। ठीक है, तो वॉर को हमेशा टालना चाहिए, युद्ध को हमेशा टालना चाहिए, क्योंकि युद्ध हुआ और ऑफकोर्स पाकिस्तान जैसी कंट्री मानती तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स वो पीछे हटने को तैयार हो जाती है। ऐसा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देखा है। अभी सीज फायर करते हैं फिर भी वो अटैक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान करती है और पाकिस्तान जैसे देश करेंगे। सीधी सी बात है, वो बोलते हैं हमें कश्मीर चाहिए, अब कश्मीर हम कैसे दे दें, हमारा है, हम तो दे नहीं सकते भैया। हम बोलेंगे आपको पाकिस्तान दे दो, दे दोगे क्या इतनी आसानी से, लेकिन हम छीन लेंगे भैया, नहीं दोगे तो ये सारी चीज़ें देखिए, ऐसी चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो चार्ट 2 में हमें ये पता चला कि हम जितने भी वॉर्स लड़े उसमें हमारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ, हमारे भी सोल्जर शहीद हुए, साथ ही साथ बहुत से सोल्जर्स हैं जो घायल हुए। ओके, मूविंग ऑन टू द चार्ट 3, चार्ट 3 शोज दैट इंडियाज रैंक अमंग्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर इन 1991 टू 2024। ठीक है, तो इंडिया को अगर आप देखें तो पहले बहुत ज़्यादा हम आर्म्स इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम धीरे धीरे आर्म्स को अपने देश में बनाना स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। वी हैव इनिशिएटिव कि अदर कंट्री को इंट्रैक्ट कर रहे हैं हम अपने कंट्री में कि हमारी कंट्री में आइए, निवेश कीजिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो हम पहले टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं थे, लेकिन आज की डेट में हम टॉप 5 की लिस्ट के अंदर हैं। हम वर्ल्ड के टॉप 3 टॉप सेकंड पे आते हैं हम आर्म्स को इंपोर्ट करने में, और साथ ही साथ हम इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो आर्म्स और एम्युनिशंस है वो हमारी कंट्री में ही बने। मूविंग ऑन टू द चार्ट 4 ये दिखाता है कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कैसे यहाँ पे बढ़ती है फॉर द सिलेक्टेड कंट्री। जैसे कि अभी रिसेंटली वॉर्स में जो कंट्री हैं, जैसे कि इजराइल है वॉर में, रशिया है वॉर में, यूक्रेन है वॉर में, तो इन कंट्री का जीडीपी कैसे चल रहा है, ठीक है, इन कंट्री का जीडीपी कैसे चल रहा है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक उस टाइम पे जब वॉर में ये नहीं कंट्री थी, तो एक टाइम पे ये 8.59 के आसपास इनकी जीडीपी थी इजराइल की, लेकिन जैसे ही इनका वॉर स्टार्ट हुआ ये 2.4 पे आ गया गिर के, ठीक है। रशिया फेडरेशन का भी सेम ऐसे ही था, जब इन्होंने वॉर स्टार्ट किया तो आप देखेंगे सीधा -2.06 पे आ गया इनका जीडीपी, लेकिन अभी ये देखेंगे कि धीरे धीरे पॉजिटिव ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है। यूक्रेन का भी सेम हालत हुआ, लड़ाई हुआ, उसमें आप देखेंगे कि -28.7 सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है यूक्रेन को, इनकी जीडीपी बहुत तेज़ी से नीचे गिरी। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो वॉर कभी भी आसान नहीं होता, यही मेरा कहना है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, राइट टू रिपेयर मूवमेंट इन इंडिया। देखिए, इंडिया में राइट टू रिपेयर मूवमेंट को लेकर यहाँ पे इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लास्ट वीक अनाउंस दैट अ रिपोर्ट फॉर फ्रेमवर्क ऑन रिपेबिलिटी इंडेक्स इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हैज़ बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। एक रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट किया गया था, उसका टाइटल था ये, ओके, अंडर द आरआई रिपेयरमेंट इंडेक्स, ओके, consumer electronics and electronic appliance would be assigned a score depending on how easy they are to repair by evaluating products under criteria like availability of spare parts, cost of repair, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कंज्यूमर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है, उनको यहाँ पे देखिए उनको एक स्कोर यहाँ पे असाइन करना होगा। उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना उसको मतलब कितना अमाउंट ऑफ रिपेयरेबिलिटी उस इक्विपमेंट को या फिर उस मशीन को ज़रूरत है, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स से हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ रिपेयर हो, कितना उस रिपेयर का खर्चा है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या अपडेट्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, वो भी सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। ना वाई अ फोकस ऑन रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स, बिकॉज यहाँ पे देखिए आप पहले के प्रोडक्ट्स लेते होंगे तो बहुत लंबे समय तक चलते होंगे, लेकिन आज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप खरीदने जाते हैं बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। जितना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डिफेक्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा मानना है कि जो होम अप्लायंस इज फुल ऑफ एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर इन विच इफ परचेज several year ago work for a long time without any problems while the newer one face frequent failures। ठीक है, तो नए नए जो इक्विपमेंट्स हैं वो ऑफकोर्स यहाँ पे फेलियर फेस कर रहे हैं, और ड्यू टू दिस यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिपेबिलिटी वर्क है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ओके, एटीरो रिसाइकलिंग जो कि सीईओ हैं उसके नितिन गुप्ता जी, इन्होंने कहा इन इंट्रैक्शन विद द हिंदू इन 2023 दैट द अमाउंट ऑफ मेटल कंटेंट ऑन यूनिट हैड केम डाउन एंड द शॉर्टेज इन मिनरल्स लाइक कॉपर हैव लेड टू लीनर इंजीनियरिंग चॉइस। इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो अमाउंट ऑफ मेटल है, इसका जो कंटेंट है यूनिट्स में अभी ये गिरा है, और हमारे पास जो मेटल जैसे कॉपर की यहाँ पे शॉर्टेज है इन आर कंट्री। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। नाउ व्हाट इज द राइट टू रिपेयर? कंज्यूमर ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन फाइटिंग फॉर द राइट्स टू रिपेयर, a broad umbrella terms referring to greater flexibility for a consumer in terms of how they can get a product repaired। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये चीज़ें की कि हम यहाँ पे राइट टू रिपेयर के लिए फाइट लड़ेंगे अराउंड द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की और कहा कि जो ऑथराइज यहाँ पे डीलर है, सर्विस सेंटर है, उनको यहाँ पे रिपेयर वर्क स्टेशन देने होंगे, और जो रिपेयर वर्क चीज़ें हैं वो यहाँ पे ये करेंगे। ठीक है, तो रिपेयर वर्क यहाँ पे उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है और राइट टू रिपेयर्स के ऊपर बातचीत की जा रही है। अगर इसके ऊपर आगे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूएस से ये सारी चीज़ें हमने ली है। दिस इज नॉन कन्फ्रंटेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू रिपेयर इन द यूएस कंज्यूमर ग्रुप्स हैव रैलीड अराउंड द टर्म्स टू रेसिस्ट कंपनी दैट सीक टू मोनोपोलाइज द रिपेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो रिपेयरिंग का आइडिया है, राइट टू रिपेयर का आइडिया है, इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर? इट इज कमिंग फ्रॉम द US। Moving on to the next important news, what has been decided in the Pollachi sexual assault case। देखिए Pollachi sexual assault case में जो कि लगभग 6 साल पहले के आसपास हुआ था ये केस, इसमें 9 लोगों को रजिस्टर्ड किया गया था।
पोलाची, जो कि कहाँ पे है, कोयम्बतूर में है। इनको 9 लोगों को अरेस्ट किया गया था फॉर व्हाट, फॉर ब्लैकमेलिंग, सेक्सुअल असॉल्टिंग और वीडियोग्राफी ऑफ यंग गर्ल्स एंड वुमेन्स बिटवीन 2016 टू 18। 2016 से लेकर 2018 की जो वुमेन्स 2018 में जो वुमेन्स और गर्ल्स थे उस रीजन में, वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको ब्लैकमेल किया जाता था, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता था, वीडियोग्राफी उनकी बनाई जाती थी। तो यहाँ पे 2019 में एक यहाँ पे जो गर्ल्स थे, एक सर्वाइवर है, उन्हें यहाँ पे केस किया उनके खिलाफ और यहाँ पे उनके ऊपर रिपोर्ट लाया गया। और यहाँ पे आप देखेंगे पुलिस ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई कि ये सारी चीज़ें सही है। ओके, 9 मेंस हु रिमेन्ड बिहाइंड द बार सिंस देयर अरेस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर मल्टीपल ऑफेंस लाइक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, गैंग रेप, रिपीटेड रेप ऑफ सेम वुमेन्स। ठीक है, तो इन सारी जो घिनौने काम हैं इनमें वो 9 मेंस इन्वॉल्व थे। उनको यहाँ पे 13 मई को महिला कोर्ट ने यहाँ पे अक्यूज्ड और गिल्टी पाया गया और यहाँ पे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई। ओके, और कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को ये भी ऑर्डर किया है कि जो सर्वाइवर्स बचे हुए हैं उनको यहाँ पे 85 लाख के आसपास का यहाँ पे कंपनसेशन अनाउंस करे। ओके, तो केस क्या था वही मैं आप लोगों को बताया कि उन्होंने 24 फरवरी 2019 को एक कॉलेज गर्ल थी, उन्होंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके एक केस फाइल किया और यहाँ पे उन्होंने बताया कि मूविंग कार में उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ जैसी चीज़ें हुई हैं। और बाकी बचे हुए यहाँ पे जो सर्वाइवर्स 19 ईयर ओल्ड वाज फर्स्ट सर्वाइवर टू स्पीक अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये पहली सर्वाइवर्स थी जो कि इस टाइप के थिंग्स के ऊपर इन्होंने बोली और यहाँ पे उन्होंने केस किया। और आप देखेंगे कि उनको क्या मिला, उनको फाइनली जाके यहाँ पे मिला, मतलब कि क्या मिला, दैट इज़ जो यहाँ पे जस्टिस होता है वो मिला। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये पूरे के पूरे जो 9 यहाँ पे एक्यूज्ड है उसके नाम है, आप लोग देख सकते हैं ये 9 एक्यूज्ड के नाम हैं और यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 21 डेड 10 क्रिटिकल इन अमृतसर आफ्टर ड्रिंकिंग स्पूरियस लिकर। देखिए स्पूरियस लिकर जिसमें इथानॉल था, इथानॉल, ओके, और इसको पीने की वजह से 21 लोगों की डेथ हो गई, 10 लोग क्रिटिकली हॉस्पिटलाइज हैं, ओके, और उनके ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। पुलिस अरेस्ट 10 पर्सन इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट। पुलिस ने लगभग 10 लोगों को अरेस्ट किया है विद दिस इन कनेक्शन विद दिस इंसिडेंट। पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस 10 लाख टू ईच केस ऑफ डिसीज। ठीक है, जो भी यहाँ पे डेथ कर गए हैं उनको लगभग 10 लाख का मुआवजा यहाँ पे पंजाब की सरकार ने अनाउंस किया है। ओके, तो यहाँ पे पाया गया कि जो स्पूरियस लिकर है उसमें मेथानॉल था। ठीक है, और मेथानॉल वाज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द स्पूरियस लिकर एंड मेन एक्यूज ऑफ इट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मेथानॉल का यूज़ किया जाता था और इसकी वजह से यहाँ पे ये सारे जो इंसिडेंट है वो हमें देखने को मिले। ओके, डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन पथलपुर, करनाल, मरई कनाल, बनखाली, थेरेवाल विलेज। तो इन जगहों पे यहाँ पे डेथ को रजिस्टर्ड किया गया है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इश्यू ऑफ डिप्लीकेशन ऑफ EPIC नंबर रिजॉल्व सेज इलेक्शन कमीशन। देखिए यहाँ पे इशू क्या था कि बहुत से स्टेट में ये चल रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नंबर दिया जाता है EPIC नंबर, और उस हर एक वोटर्स को दिया जाता है, हर एक इलेक्टर्स को दिया जाता है, वहाँ पर डुप्लीकेसी जैसी चीज़ें दिखने को मिल रही थी। जो 10 डिजिट का EPIC नंबर होता है जो कि इशूड किया जाता है किसके द्वारा, EC के द्वारा टू ईच इलेक्टर्स, उसमें डुप्लीकेसी जैसी चीज़ें चल रही थी। मतलब कि बहुत से लोगों को यहाँ पे सेम नंबर मिल जा रहा था, उसको उस इशू को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ऐसा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कहना है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साउथ वेस्ट मानसून एडवांस टू अंडमान सी पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का आने का संकेत है अंडमान सी में एंड कुछ जगह पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में। इंडिया ने एक्सपेल किया है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर स्टाफ्स को। 24 घंटे का इन्होंने समय दिया है कि आपको यहाँ पे देश छोड़ के जाना है, इंडिया को छोड़ के जाना है। इंडिया नोटिफाइज WTO ऑफ प्लान्स टू इम्पोज रिटारिएटरी टैरिफ ऑन US इम्पोर्ट। US के इम्पोर्ट के ऊपर इंडिया ने यहाँ पे WTO को कहा है कि दे आर प्लानिंग टू इम्पोज टैरिफ ऑन US इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो दिस रिटेलिएशन कम्स, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आया है, क्योंकि US ने जो यहाँ पे इंडिया के स्टील्स हैं, स्टील्स और एल्युमिनियम पे हम जो एक्सपोर्ट करते हैं US को, उन्होंने यहाँ पे 25% के आसपास का टैरिफ इम्पोज किया है। तो इंडिया ने रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करने का डिसाइड किया है और ये यहाँ पे WTO को नोटिफाई कर दिया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो क्यों यहाँ पे इंडिया ने ये मूव लिया है, क्योंकि US ने 25% के आसपास का टैरिफ इम्पोज किया है। Moving on to the next important news, girls outshine boys as CBSE declares class 10th 12th result, marginal increase in past percentage। ठीक है, तो यहाँ पे 10th और 12th के रिजल्ट रिलीज किए गए। 93
0.66% स्टूडेंट पास्ड इन क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड दैट दिस देखिए क्लास 10th में 93.66% स्टूडेंट पास हुए और क्लास 12th में 88.39% स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए। तो एक मार्जिनल इंक्रीज था पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर आप देखें तो क्लास 10th का जो रिजल्ट था वो उसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि 93.6 था और यहाँ पे क्लास जो 12th का था वो 87.98 था। तो उससे यहाँ पे मार्जिनली इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। और 17 रीजन्स में अगर आप देखें तो विजयवाड़ा ने अभी इस चार्ट को टॉप किया है, जहाँ पे 99.6% जो स्टूडेंट है वो अपीयर किए और पास किए इस एग्ज़ाम को। उसके बाद त्रिवंतपुरम का रीजन सेकंड पे आता है, फिर आपको यहाँ पे चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और दिल्ली ईस्ट जैसे रीजन्स आपको यहाँ पे शामिल इसके अंदर हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ल्ड सेक्शन। यहाँ पे इंडिया ने रोल आउट किया है क्या, टीजरी बिल्स वर्थ $50 मिलियन टू हेल्प द मालदीव्स। मालदीव्स को हेल्प करने के लिए इंडिया ने टीजरी बिल रोल आउट किया है, जिसकी कीमत क्या है, $50 मिलियन। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पे जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने यहाँ पे डील किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो टू इन्वेस्ट $600 बिलियन इन द यूएस। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यूएस में $600 बिलियन के आसपास के इन्वेस्टमेंट करेंगे और रियाद विल बाय आर्म्स वर्थ $142 बिलियन। ठीक है, तो $140 बिलियन के आसपास का वो आर्म्स खरीदेंगे, किससे, यूएस से। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी वर्ल्ड सेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।